लास्ट में। हाँ कल ज्यादा तेज था क्योंकि जैन धर्म कंप्लीट कराना था। हाँ ठीक भैया, मान रहे हैं। ठीक है, तो जैन जैन धर्म की संगतियां और बच रही है। क्या बच रही है? जैन धर्म की संगति। जैन धर्म की दो संगतियां होती है, पहली और दूसरी। पहली कब होती है? 300 बीसी के अंदर। दूसरी कब होती है? 512 एडी के अंदर। ठीक है। स्थान की बात अपन करें, ये होती है पाटलिपुत्र और ये होती है वल्लभी, गुजरात। शासक की अपन बात करें तो इसके अंदर जो शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। इसके अंदर शासक का उल्लेख अपन को नहीं मिलता है। ठीक है। सेकंड सेकंड जैन संगति के अंदर अपन को शासक के बारे में पता नहीं है, कब स्थान शासक हो गया। इसके बाद आता है क्या? अध्यक्ष। अध्यक्ष की बात करें तो इसके अंदर तो है स्थूलभद्र। स्थूलभद्र। इसके अंदर है देवर्धिगण। इसमें कौन है? देवर्धिगण। कार्य की अपन बात करें, क्या कार्य हुए? इसमें जैन धर्म का बंटवारा हो गया। जैन धर्म किसमें बटा है? श्वेतांबर। श्वेतांबर। और दूसरा कौन सा है? दिगंबर। इधर देखना, श्वेतांबर मतलब जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, और इनका जो नेता हुआ था वो था स्थूलभद्र। इनका नेता कौन बना? स्थूलभद्र। और दिगंबर का मतलब है जो बिना कपड़ों के रहते हैं, दिशाएं जिनकी वस्त्र है, इनका नेता होता है भद्रबाहु। ठीक है, यानी कि ये पैसे वाले, ये गरीब। समझ में आ गया? ये पैसे वाले, ये गरीब। ठीक है। इसके अंदर क्या कार्य हुआ? तो इसके अंदर जो 84 आगम है जैन धर्म के अंदर, 84 आगमों का प्रणयन हुआ। मतलब जितने भी जैन धर्म ग्रंथ हैं उनको सूचीबद्ध किया गया है इसके अंदर। ठीक है। तो ये दो जैन संगतियां और हैं, इनको आप लिख सकते हो। हाँ जल्दी लिखना ही है, और क्या करना है। हम्म।
देवर्धिगण, स्थूलभद्र। हाँ, जैन धर्म के अंदर दो नेता होते हैं, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। स्थूलभद्र जो होता है वो श्वेतांबर धर्म का पक्षधर होता है और दिगंबर का होता है भद्रबाहु। ठीक है, इन दोनों ने बंटवारा किया था, श्वेतांबर और दिगंबर का। श्वेतांबर और दिगंबर का जो बंटवारा करने वाले व्यक्ति है वो कौन है? स्थूलभद्र और भद्रबाहु। ये क्या है? नेता है, नेता। ये क्या है? नेता। ठीक है यार, तुम लोग लेट आते हो फिर अब लिखते नहीं हो। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है महाजनपद काल। कौन सा है? महाजनपद काल। इधर देखना, एक बार समझ लो पहले महाजनपद काल क्या चीज सिस्टम है, इसको देखो। होता क्या है, मैंने आपको बताया था वैदिक सभ्यता जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था लोग बाग छोटे छोटे कबीलों के अंदर रहा करते थे। किस में रहा करते थे? छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे। यानी कि गांव की अगर बात करें तो सबसे नीचे होता है परिवार। क्या होता है? परिवार। परिवार से बनता है कुल, कुल से बनता है गांव या ग्राम, ग्राम से बनता था विश, विश से बनता था जन, जन बाद में बड़े होकर के जनपद कहलाए। जन जो थे वो बड़े हो गए तो जनपद कहलाए, और इन जनपदों को भी अगर ज्यादा मिला दिया तो बन गए महाजनपद। अब अगर ये महाजनपदों को भी अपन मिला देंगे तो बनेगा साम्राज्य। क्या बनेगा? साम्राज्य। और अगर साम्राज्य बड़ा हो गया तो चक्रवर्ती साम्राज्य। ठीक है, समझ में आया? यानी कि सबसे छोटी इकाई होती है परिवार। ठीक है, परिवार वाले मिलकर के कुल का निर्माण करते हैं, ऐसे बहुत सारे कुल मिलकर के गांवों का निर्माण करते हैं, ऐसे बहुत सारे गांव मिलकर के विश्व का निर्माण करते हैं। जैसे तहसील समझ लो, विश्व मिलकर के जिला बनाया या जन बनाया। उस जमाने के अंदर जन हुआ करते थे, उनका राजा होता हुआ करता था, उसको राजन कहा जाता था। ठीक है, राजा को राजन बोलते हैं ना अपन, वो ये जन का मेन लीडर होने की वजह से उसको राजन कहा जाता था। ठीक है, फिर इन जनों का भी अगर मिला दे ज्यादा जनपद मिलकर के तो बनता है महाजनपद, और फिर महाजनपदों को भी यदि अपन मिला देंगे तो बनेगा साम्राज्य, जैसे मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो भारत अपन क्या पढ़ रहे हैं? महाजनपद काल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? महाजनपद काल। यानी कि जब महाजनपद काल अपन देख रहे हैं उस समय पे संपूर्ण जो भारत है वो 16 महाजनपदों में विभक्त है। एक प्रकार से स्टेट्स हैं, 16 स्टेट हो गए। एक प्रकार से क्या कह सकते हैं अपन? 16 स्टेट हो गए। यानी कि टोटल इनकी जो संख्या है महाजनपदों की, महाजनपदों की संख्या कितनी बताई गई है? महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। क्लियर है? ये जानकारी अपन को कहां से मिलती है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है, तो ये जानकारी अपन को बहुत सारी जगहों से मिलती है, जैसे कि बौद्ध ग्रंथ आता है एक, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है, अंगुत्तर निकाय से मिलती है। इसके अलावा और कहां से मिलती है? तो जैन धर्म के, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से मिलती है, भगवती सूत्र से जानकारी। यानी महाजनपदों की संख्या 16 है, यह जानकारी अपन को दो जगह से मिल रही है। कितनी जगह से मिल रही है? दो जगह से। दोनों इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। ठीक है, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से अंगुत्तर निकाय तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, महाजनपद कालों की संख्या 16 है, यह जानकारी हमें मिलती है अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, क्लियर है? अब अपन को यह देखना है कि ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। ठीक है, 16 महाजनपद कौन कौन से हैं? अभी मैं सभी 16 के 16 बता देता हूं। लिखो पहले एक बार ये। जनपद, जन और जनपद दोनों सेम ही बात है। जन का बड़ा रूप है जनपद, और बहुत सारे जनपदों को मिला दोगे तो महाजनपद बनेगा।
ठीक है, एक छोटी तहसील एक बड़ी तहसील, छोटी तहसील जन हो गया, बड़ी तहसील जनपद हो गया, और बहुत सारी तहसीलों को मिला दोगे तो महाजनपद बन गया, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, लिख लिया क्या? चले, चले देखना, 16 महाजनपद है, कितने हैं? 16। इनमें से 10 महाजनपद, हाँ अच्छा, मैं रिपीट जब लिख लिया करो, भले ही से सुनो मेरी बात, मैं समझा देता हूं। मेरी बात तो सुनो, मैं बता रहा हूं, वही तो उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। मेरी बात सुनो, जब मैं लिखा रहा होता हूं उसके साथ साथ में लिखते चला करो। ठीक है, जब जैसे ही वो पूरी स्लाइड कंप्लीट होगी, उस पूरी स्लाइड को मैं एक बार वापस से रिपीट करा दिया करूंगा। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या क्या चीज लिखाई है। अगर समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे से पूछ लिया करो, मैं वापस पूरा रिपीट कर दूंगा, क्योंकि वापस पूरा रिपीट करने में टाइम नहीं लगता है। ठीक है ना? हाँ, इधर देखो, इधर देखो, आप सुनो मेरी बात भैया, इधर देखो, 16 महाजनपद है, इन 16 में से 10 महाजनपद जो है वो आपका मैक्सिमम यूपी और बिहार टच वाले एरिया है। ठीक है, जो आपके यूपी और बिहार वाला एरिया है। ठीक है, यूपी और बिहार के अंदर 10 महाजनपद आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे यूपी और बिहार के अंदर ही आएंगे, कुछ एरिया हो सकता है यूपी के अंदर टच कर रहा है, वो हरियाणा में भी टच कर रहा हो। ठीक है, लेकिन यूपी टच करता है। ठीक है, इन 10 के अंदर तो क्लियर है। तो 10 महाजनपदों में तो यूपी और बिहार आने वाले हैं, यानी कि 3 में तो आएगा बिहार और 7 में आएगा यूपी। ठीक है, ये 10 तो अलग बात करते हैं। ठीक है, एक आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, कहां पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर, यानी कि जो सबसे नीचे की तरफ जो पड़ता है वो पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर असमक। ठीक है, यानी कि सबसे नीचे जो पड़ता है असमक, ये कहां पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और महाराष्ट्र में पड़ता है, इसकी जो राजधानी है वो आती है क्या? इधर देखना, पोतन या पोतनी। ठीक है, ये इसकी राजधानी है। ठीक है, असमक जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, जिसकी राजधानी पोतन या पोतनी है। दो ऊपर पड़ते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, दो कहां पड़ते हैं? मध्य प्रदेश के अंदर। एक पड़ता है आपका अवंती, ये कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर। और अवंती की जो राजधानी है वो क्या है? क्या है? बाहर है माहिष्मती। ठीक है, क्या? दक्षिण की मतलब, हाँ राजधानी है ना, माहेश्वती और उज्जैन दो राजधानियां हैं। हाँ तो मैं दोनों ही तो लिखा रहा हूं, तसल्ली दिखाओ। ठीक है, माहिष्मती और उज्जैन दो राजधानी आती है, किसकी? अवंती की। क्लियर है? एक पड़ता है नीचे बुंदेलखंड वाला जो एरिया है ना, ये तो मालवा वाले में पड़ता है। अवंती कहां पे पड़ता है? मालवा वाले एरिया में पड़ता है। और एक आता है चेदी, कौन सा है? चेदी। ये जो चेदी है ये भी कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है वहां पे पड़ता है। और जो चेदी है इसकी जो राजधानी है वो है शक्तिमती या सुक्तिमती भी लिखते हैं, शक्तिमती या सुक्तिमती नगर। क्लियर है क्या? 3 हो गए। एक आपका राजस्थान में पड़ेगा, मध्य प्रदेश से ऊपर चले अभी अपन। राजस्थान के अंदर कौन सा आएगा? तो राजस्थान में आएगा, अरे रुको, मत्स्य। मत्स्य कहां पड़ेगा? राजस्थान के अंदर। और मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर या बैराट, विराटनगर। ठीक है, मेरे को सुनो शांति से, मैं सब चीज बताऊंगा यहीं पे ना। मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर। क्लियर है? यानी कि सबसे नीचे अपन ने बात करी, महाराष्ट्र हो गया, चेदी मध्य प्रदेश शक्तिमती नगर हो गया, अवंती मध्य प्रदेश माहिष्मती उज्जैन हो गया, एक राजस्थान में मत्स्य विराटनगर हो गया। एक आपका पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर, कहां पे पड़ेगा? पाकिस्तान में, उसका नाम आता है गांधार, जिसकी राजधानी है, ये कहां पड़ेगा? पाकिस्तान के अंदर। कहां पड़ेगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के अंदर पड़ता है, जिसकी राजधानी आती है तक्षशिला। तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी ना, तक्षशिला। ठीक है, और एक आपका पड़ेगा जो आपका जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान वाली जो बाउंड्री है वहां पे। ठीक है, उसका नाम पड़ता है कंबोज। ठीक है, कंबोज कहां पड़ेगा? जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर है ना, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान वाला जो एरिया है वहां पे पड़ेगा। और इसकी जो राजधानी है वो है हाटक या राजपुर, हाटक या राजपुर। ठीक है, ये 6 हो गए क्या? 6 हो गए। ठीक है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अब अपन 3 बिहार वालों को देख लेते हैं। 3 बिहार में पढ़ते हैं। एक तो पड़ता है अंग, ये कहां पड़ता है? बिहार के अंदर, जिसकी राजधानी है
चंपा। अंगराज कर्ण है ना, वो यहीं के हैं। ठीक है, ये मत्स्य जो विराट नगर है, यहाँ पे वो अज्ञातवास काटने के लिए पांडव आते हैं। ठीक है, गांधार जहाँ की गांधारी हुआ करती थी। ठीक है, अवंती माहिष्मती उज्जैन है, चेदी शक्तिमती नगर है, अशमक महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, पोतन, अंग बिहार, चंपा। अगला आता है मगध। मगध भी कहां पड़ता है? जो दक्षिणी बिहार है आपका, उसके अंदर पड़ता है। ठीक है, ये भागलपुर वाले साइड में पड़ता है, ये दक्षिणी बिहार जो है आपका पटना वाला एरिया है, वहां पड़ता है। कौन? मगध। मगध जो है, इसकी जो राजधानी है वो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गिरिव्रज, गिरिव्रज। इस गिरिव्रज को ही बाद में राजगृह के नाम से जाना गया। इस गिरिव्रज को ही क्या नाम से जाना गया? राजगृह के नाम से जाना गया। और इसके बाद एक राजधानी और बनती है इसकी, उसका नाम है पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना है। ठीक है, आज का जो पटना है वही पाटलिपुत्र हुआ करता था उस जमाने के अंदर। तो मगध की राजधानी कौन सी हो गई? गिरिवज्र और पाटलिपुत्र या राजगृह। यानी कि अगर आपसे पूछ ले प्राचीन राजधानी तो गिरिवज, स्टार्टिंग में गिरिवज के बाद में इसका नामकरण राजगृह हो गया, बाद में उदयन के समय पे पाटलिपुत्र बनेगी। अब इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे, एक बार याद रख लो, है ना। सबसे ज्यादा शक्तिशाली या पावरफुल जो है इन 16 के 16 में, वो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है? मगध ही है। ठीक है, अभी अपन इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, 9वें नंबर पे बात करते हैं तो एक आता है वज्जी, वज्जी संघ। क्या हुआ? क्या दिक्कत आई? हाँ, इसकी जो राजधानी है वो है वैशाली। ठीक है, इसी को बोलते हैं मिथिला। इसी को क्या बोलते हैं? मिथिला। क्लियर है? इसी को क्या बोलते हैं? मिथिला, जहां की सीता मैया थी। ठीक है, और ये जो चेदी है ना, चेदी, ये यहां का वो है जिसको 100 गाड़ी देने पे माफ करते हैं ना कृष्ण भगवान। क्या नाम है उसका? चेदी नरेश, शिशुपाल। वो शिशुपाल यहीं का चेदी नरेश। बार बार अगर आप रामायण वगैरह देखे होगे, महाभारत देखोगे, उसमें कहते हैं चेदी नरेश। तो चेदी नरेश शिशुपाल। ठीक है, 100 गालियां देने के बाद भी माफ करते हैं कृष्ण भगवान और फिर सरकार देते हैं। ठीक है, तो 3 आ गए क्या? बिहार के वाले भी आगे, क्या बिहार के भी 3 हो गए। ठीक है, अब बचे कितने? 7 और बच गए। 7 कहां के हैं? यूपी के। यूपी के कौन कौन से हैं वो बता देता हूं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं क्या? महाजनपद और राजधानी, है ना। इधर देखो, इसके बाद आता है आपका काशी। इसके बाद कौन सा है? काशी। अब ये सारे के सारे कहां के हैं? यूपी, और कुछ कुछ हो सकता है हरियाणा टच हो जाए। ठीक है ना, तो मैक्सिमम इनका कुछ ना कुछ पार्ट यूपी के अंदर आता है, इसलिए मैंने ये बोला है आपको ना। तो काशी, काशी की राजधानी वाराणसी। काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। इसके अलावा एक आता है आपका सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। इधर लिख दूं, 11 हो गए। एक आता है आपका कुरु, एक आता है पांचाल। ठीक है, कुरु, पांचाल। एक आता है आपका वत्स, थोड़ी हुआ अभी, वत्स। ठीक है, वज्जी, एक मल्ल। ठीक है, और एक कौन सा बच गया है? कुरु, वत्स, मल्ल, वज्जी, कौशांबी की राजधानी। वत्स की राजधानी तो कौशांबी है, मल्ल की राजधानी कुशीनगर है, कुशीनगर। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और काम्पिल्य। अहिच्छत्र और काम्पिल्य 2 राजधानी है इसकी, है ना, काम्पिल्य। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। एक बचेगा कौशल, जहां के कौन है? राजा राम। कौशल नरेश राजा राम। इनकी राजधानी कौन सी होगी? अयोध्या और श्रावस्ती। अयोध्या और श्रावस्ती। ठीक है, कौशल की राजधानी क्या होगी? अयोध्या और श्रावस्ती। क्लियर है क्या? हाँ, अहिच्छत्र और काम्पिल्य। हाँ, अहिच्छत्र और काम्पिल्य। देखो, जहां जहां पे भी 2 राजधानी आ रही है ना, उसका क्या कंसेप्ट है मैं बताता हूं आपको। 2 राजधानी आने का कंसेप्ट है कि इस राज्य के अंदर से नदी बीच में से निकल रही है, और नदी के एक तरफ राजधानी अलग है, नदी के दूसरी साइड राजधानी अलग है। ठीक है ना, तो ये वाली बात है। जैसे कि अपन बात करते हैं कौशल की, तो कौशल में आप लोगों को पता है राजा राम जो होते हैं लास्ट में जब निर्वाण प्राप्त करते हैं तो सरयू के नदी के अंदर क्या करते हैं?
समाहित हो जाते हैं सरयू नदी के अंदर। तो सरयू नदी के ऊपर और नीचे इस तरीके से है, ठीक है। शकुनी पाकिस्तान का था क्या? हाँ भैया, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया का था, तभी तो उपद्रवी था। बताया था अयोध्या और श्रावस्ती। श्रावस्ती वही है जहां पे सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध क्या देते हैं? भाषण देते हैं, उपदेश देते हैं। वही कौशल की राजधानी श्रावस्ती लिखा रखा है मैंने, ठीक है। ये पांचाल नरेश वही है, राजा द्रुपद, द्रौपदी का बाप, ठीक है। कुरु तो कौरवों का है ही, कुरु इंद्रप्रस्थ, ठीक है। सूरसेन कृष्ण भगवान, मथुरा। चले आगे, ठीक है। ये देखो, इसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? मगध है, ठीक है। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मगध है। ये टोटल 16 बता दिए हैं मैंने आपको, ठीक है। इधर देखो, अब अपन बात कर रहे हैं मगध का उत्थान। मगध का उत्थान, इसका मतलब क्या है कि मैंने कहा था महाजनपद जो है वो महाजनपद मिलकर के क्या बनाएंगे? साम्राज्य का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? साम्राज्य का। तो इनमें से एक महाजनपद का नाम आता है मगध। मगध के अंदर जो राजा बनते हैं, जिस भी वंश के राजा बनते हैं, वो साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हैं, यानी कि वो अपने महाजनपद से और दूसरे महाजनपदों को अपने के अंदर मिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो ये क्रम चलता जाएगा। हो सकता है इसके अंदर बहुत सारे राजवंश आ जाए, लेकिन लास्ट में एक साम्राज्य का निर्माण होता है जिसको अपन कहते हैं मौर्य साम्राज्य। होता है कि नहीं होता है? तो इसके अंदर जो जो भी वंश राजवंश इसके अंदर राज करने वाले हैं मगध के अंदर, उनके बारे में अपन को पढ़ना है। तो कौन कौन से राजवंश आते हैं? सबसे पहले आता है हर्यंक वंश। कौन सा है? हर्यंक वंश। दूसरे नंबर पे आता है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। तीसरे नंबर पे आता है नंद वंश। घनानंद का नाम सुना है ना? वो नंद वंश का ही है, ठीक है। चौथे नंबर पे आता है आपका मौर्य वंश। कौन सा वंश है? मौर्य वंश। इधर देखो, वैसे प्राचीन जो इतिहास पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, प्राचीन इतिहास की जो डेट्स होती है वो आपको याद नहीं रखनी है। यानी कि प्राचीन भारत की जो अपन इतिहास पढ़ते हैं उसमें जितनी भी डेट्स आती है वो डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट हो सकता है राजा का ऑर्डर पूछ ले आपसे, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए लिख देता हूं, ठीक है। तो ये स्टार्ट होता है 544 से लेकर के 412 बीसी, मतलब जीरो से पहले की बात कर रहा हूं इसलिए उल्टा चल रहे हैं अपन, जीरो की तरफ आ रहे हैं ना, ठीक है। फिर आता है 412 से 344 बीसी, फिर आता है 344 से लेकर के 324 बीसी, इसके बाद आता है 324 से लेकर के 185 बीसी, ठीक है। ये चार राजवंश अपन को पढ़ने हैं। जो हर्यक वंश है इसको अपन पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। इस नाम से जानते हैं, पितृहंता वंश। कौन सा है? हर्यक वंश। क्यों जानते हैं इसको पितृहंता वंश के नाम से? क्योंकि इसके अंदर जितने भी राजा बनते हैं वो राजा अपने पिता की हत्या करके बनते हैं। वो राजा कैसे बनते हैं? अपने पिता की हत्या करके बनते हैं, इसलिए अपन ने इस वंश का नाम क्या रख दिया? पितृहंता वंश रख दिया है। क्लियर है? ठीक है। अब अपन को सबसे पहले एक एक करके सारे राजवंशों को देखना है। ज्यादा बड़े नहीं है, इसमें ज्यादा बड़ा जो आएगा वो सिर्फ मौर्य वंश आएगा, बाकी सारे के सारे छोटे छोटे हैं। दो दो तीन तीन बातें आपको याद रखनी है। 185, ठीक है। इधर देखना, अब बात करते हैं सबसे पहले हर्यक वंश की। आज तो धीरे धीरे, अरे आज धीरे पढ़ रहे हैं ना, सही है स्पीड। हर्यक वंश की अपन बात करते हैं। हर्यक वंश का ही नाम क्या है? पितृहंता वंश। इसमें जो पहला राजा है उसका नाम आता है बिंबिसार। क्या नाम है? बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार के बारे में देख लेते हैं अब कि बिंबिसार के बारे में क्या क्या बातें हैं। पहली बात तो इसको श्रेणिक एवं
अंग विजेता कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रेणिक एवं अंग विजेता। ठीक है, अंग देश को जीतने की वजह से, यानी कि अंग महाजनपद को इसने अपने एरिया के अंदर शामिल कर लिया है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अंग विजेता पड़ गया है। इसने जो राजनीतिक विस्तार किया है, राजनीतिक विस्तार, राजनीतिक विस्तार विवाह करके किए, विवाह करके, अनेक विवाह करके किए, तब ज्यादा समझ में आएगा। अनेक विवाह करके किया। ठीक है, यानी कि अपन देखते हैं कि ससुराल के अंदर जो दामाद होता है उसकी इज्जत होती है कि नहीं होती? जो अगर ढंग बंदा है तो होती है, नहीं तो काय भी हो ने। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं, कोई ढंग का बंदा है, अगर आईएएस ऑफिसर है या बढ़िया सरकारी नौकरी वाला है तो इज्जत होती है। ठीक है, और जब बेरोजगार है ना तो उसकी तो वहां ससुराल में भी नहीं होती। ठीक है ना? इधर देखना, तो इसने क्या किया है, इसने क्या किया है कि एक मैंने अभी बताया था कौशल देश। ठीक है, कौशल देश का एक राजा हुआ करता था, कौशल देश के राजा प्रसन्नजीत। कौन है? प्रसन्नजीत की बहन हुआ करती थी कौशला देवी, की बहन कौशला देवी से विवाह किया है, कौशला देवी से विवाह। अब विवाह करेगा तो कुछ ना कुछ दहेज में मिलेगा क्या? तो प्रसन्नजीत ने इसको काशी दहेज में दिया। क्या दिया? काशी दहेज में मिला। दिया लिख लो, प्रसन्नजीत ने तो दिया है ना, प्रसन्नजीत ने काशी दहेज में दिया है। ठीक है, प्रसन्नजीत ने काशी दहेज में दिया है। ठीक है ना? काशी अभी देखा था जिसकी राजधानी वाराणसी थी, वो इसी के अंडर में आया करता होगा, कौशल के अंडर में, तो उसने काशी इसको गिफ्ट टेम्पर दे दिया। ठीक है, डाउरी के रूप में दे दिया है। बात करते हैं इसने और क्या काम किया है। तो अभी मैंने आपको बताया था वज्जी संघ। ठीक है, ये जो वज्जी संघ था, इधर सुनना मेरी बात, जो ये वज्जी संघ था, इस वज्जी संघ के अंदर राजा का जो चुनाव हुआ करता था वो ऐसे नहीं है कि बाप के बाद में बेटा बन जाएगा, गणतंत्र की फॉर्म में हुआ करता था, यानी कि जनता वहां पे चुना करती थी। वज्जी संघ के अंदर जनता चुनाव करके राजा बनाया करती थी। तो उसके अंदर लिच्छवी राजवंश राज कर रहा था। कौन सा राजवंश राज कर रहा था? लिच्छवी। तो वज्जी संघ के अंदर एक राजधानी हुआ करती है उनकी वैशाली। वैशाली के अंदर कौन सा राजवंश है? वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी राजकुमारी चेलना, क्या नाम है? चेलना से विवाह किया। ठीक है, इस राजकुमारी चेलना का ही पुत्र बनेगा बाद में अजातशत्रु। इसी का पुत्र कौन बनेगा? अजातशत्रु। ठीक है क्या? इसके अलावा अपन बात करते हैं कि इसका एक वैद हुआ करता था, राजवैद। किसका? राजवैद। किसका है ये राजवैद? बिंबिसार का है। तो बिंबिसार का राजवैद का नाम था, क्या था? जीवक। ठीक है, जीवक जो था, इसको इसने क्या किया है, एक अवंती देखा था अभी अपन ने थोड़ी देर पहले, अवंती का एक शासक हुआ करता था, उसका नाम था चंड प्रदोत महासेन। क्या नाम था? चंड प्रदोत महासेन। अवंती के शासक, अवंती के शासक चंड प्रदोत, चंड प्रदोत महासेन की चिकित्सा हेतु भेजा, की चिकित्सा हेतु भेजा। ठीक है, बिंबिसार क्या है? हर्यक वंश का संस्थापक भी है। हर्यक वंश का संस्थापक तो है ही भाई, पहला राजा है तो यही बनेगा ना संस्थापक। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक भी है। राजवेद कौन है? इसका जीवक है। जीवक को इन्होंने क्या किया है, अवंती का एक राजा हुआ करता था चंड प्रदोत महासेन, वो बीमार पड़ गया होगा, उसके बीमारी को ठीक करने के लिए अपने राजवेद को भेजा था। चंड प्रदोत बाद में महासेन जो होता है वो सही हो जाता है, तो इसके गुण गाता है, किसके? बिंबिसार के। ठीक है, मतलब ये शक्ति बढ़ा रहा है, कौन? बिंबिसार। ठीक है, मतलब आगे अगर किसी को जीतना होगा तो ये सपोर्ट करेंगे ना भाई, मित्र वाली जो कंट्री है वो तो करेगी ना, तो बस वही वाली बात है। ठीक है, बाद में अपन देखते हैं इसके पुत्र अजात शत्रु ने इसकी हत्या कर दी। इसके पुत्र अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या की, बिंबिसार की हत्या की।
लिख लेने दो। समझ में आ गया? वापस बताऊं? ठीक है, हाँ रुक। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? एक तो ये इसको श्रेणिक की जो उपाधि मिली हुई है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक इसने अंग को जीता था। इसका जो राजवैद है वो जीवक है। ठीक है, और राजकुमारी लिच्छवी राजकुमारी चेलना से इसने विवाह किया है। ये वाली बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, ये 2-3 बातें हैं बस, ज्यादा नहीं है। राजवैद जीवक है, किससे विवाह किया? लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह किया। और श्रेणी किसको? उपाधि और अंग को इसने जीता था। ठीक है, चले आगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है इसका बेटा कौन? अजातशत्रु। दूसरे नंबर पे कौन है? अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था प्रथम पितृहंता शासक है। क्या है? प्रथम पितृहंता शासक। इसको कुणिक की उपाधि दी गई है। किसकी उपाधि दी गई है? कुणिक एवं लिच्छवी विजेता। लिच्छवी विजेता, कुणिक एवं लिच्छवी विजेता इसको कहा जाता है। इधर देखना, इसके एक मंत्री हुआ करता था वस्त्रकार, और एक मंत्री हुआ करता था सुनिधि। दो इसके मंत्री थे, वस्त्रकार और सुनिधि। लिच्छवी विजेता इसको कहा गया, यानी कि इसने लिच्छवियों को पराजित किया कहीं ना कहीं, तभी लिच्छवी विजेता है। ठीक है, लिच्छवी में तो इसका ममिया मतलब ननिहाल है क्या नहीं है? तो फिर इसको जीतने की जरूरत कहां पड़ी? इसको जीतने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसने अपने बाप की हत्या करी। किसकी हत्या करी? बाप की। किस लिए करी? राज्य हथियाने के लिए। वज्जी संघ जिसकी राजधानी वैशाली है, लिच्छवी वहां के लोग रहते हैं, राजवंश है, वो कैसा है? गणतंत्र है, यानी कि वहां पे तो जनता चुनती है राजा को। और यहाँ पे एक ऐसा निकृष्ट आदमी है जिसने अपने बाप की हत्या कर दी राजा का सिंहासन हथियाने के लिए। इस बात का दुख होता है किसको? इसकी माता को, अजातशत्रु की मां यानी कि चेलना को। तो चेलना भी वियोग के अंदर, जैसे ही बिंबिसार मरता है थोड़े बहुत दिनों बाद में ही चेलना भी मर जाती है। अगर अब किसी की बहन मर जाएगी तो भाणजा क्या है? खराब है या अच्छा है? खराब है। तो इसकी लिच्छवियों के साथ में दुश्मनी हो जाती है। ठीक है, लिच्छवी इससे नाराज हो जाते हैं, इसको अपना दुश्मन मानने लग जाते हैं। किसको? भाई भाणजा इंपॉर्टेंट है कि बहन इंपॉर्टेंट है? बहन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि भाणजा यदि ऐसा है तो फिर दुश्मनी होगी। तो अब इसने प्लानिंग करी कि यार ये मामा जो है इनको निपटाना पड़ेगा, है ये ज्यादा बहन बहन कर रहे हैं ना, पहले इनका नंबर ले लेते हैं। तो इसने अपने मंत्री था, एक मंत्री कौन था? वस्त्रकार। वस्त्रकार को बुलाया कि जरा। वस्त्रकार गया, साहब हाँ भैया बताओ क्या दिक्कत है? तो इसने कहा देख अपन दोनों पक्के भाईले हैं। क्या है? पक्के भाईले हैं। मैं ना पहले समझा रहा हूं तेरे को, सुन ले। मैं कल दरबार में जाते तेरी बेइज्जती करूंगा खतरनाक वाली, लेकिन वो बेइज्जती झूठ माट की है। अपन दोनों क्या है? पक्के भाईले हैं। और तू नाराज होने का दिखावा करके यहां से छोड़ करके चला जाना। कहां चला जाना? लिच्छवियों के पास में। कहां चला जाना है? लिच्छवियों के पास में। वस्त्रकार ने कहा ठीक है, जो हुक्म मेरे आका। अगले दिन वस्त्रकार की भरी सभा के अंदर बेइज्जती करी जाती है। वस्त्रकार वहां से नाराज होकर के किसके पास चला गया? लिच्छवियों के पास। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ठीक है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया तो कहां पहुंच गया? लिच्छवियों के पास। वहां जाते हैं, हाँ भाई तू कैसे आया? क्या यार वो तुम्हारा भाणजो बहुत कत्ते निकृष्ट आदमी, बात हमको पता होगा निकृष्ट आदमी, तो कहीं बता रहा यार, मान मारी बेइज्जती कर दी यार भाई साहब खतरनाक वाड़ी। तो कर दी तो कहीं करा? तो यार मुझको तुम्हारे पास रखो कि चल ठीक है रह ले। अब इसने वहां जाकर के उनकी जो गुप्त सूत्रों से जानकारी इकट्ठी करना स्टार्ट कर दिया, उनको आपस में लड़वाना स्टार्ट कर दिया। किसने? वस्त्रकार ने। सारी सूचनाएं किसको पहुंचा देता था? अजातशत्रु को। अजातशत्रु ने फिर अटैक कर दिया किसके ऊपर? लिच्छवियों के ऊपर। जैसे ही मौका देखा लिच्छवी पराजित हो जाते हैं। ठीक है, तो लिच्छवियों को पराजित करने में किसका हाथ था? वस्त्रकार का था। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, अजातशत्रु ने अपने किस मंत्री की सहायता से लिच्छवियों को पराजित किया था? तो किसकी सहायता से किया था? वस्त्रकार की सहायता से किया था। क्लियर है क्या? ठीक है, अब बात करते हैं, इसने 2 हथियार बनाए। क्या बनाए? 2 हथियार। हथियार कौन से थे? एक का नाम था रथ मूसल और एक का नाम था महाशिला कंटक। महाशिला कंटक, एक का नाम है रथ मूसल, एक का नाम है महाशिला कंटक। ये दोनों हथियार कैसे हैं? पत्थर फेंकने वाले हथियार है। तो पत्थर फेंकने वाले हथियारों का, पत्थर फेंकने वाले, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, पत्थर फेंकने वाले हथियारों का सर्वप्रथम उपयोग करने वाला जो कोई राजा है वो कौन है? अजातशत्रु है। ठीक है, एक बात इधर देख लेना, जो बिंबिसार था, बिंबिसार की जो राजधानी हुआ करती थी वो कौन सी थी?
तो राजधानी मैंने कहा मगध की राजधानी कौन सी है? राजगृह। मगध की राजधानी कौन सी है? राजगृह है। तो इसने भी अपनी राजधानी कौन सी रखी है? राजधानी इसने भी कौन सी रखी है? राजगृह ही रखी है। राजधानी कौन सी रखी है? राजगृह ही रखी है। परंतु जब इसने लिच्छवियों के ऊपर अटैक किया तो लिच्छवियों के ऊपर अटैक करके इसको थोड़ी सी जरूरत महसूस होती है कि यार जो अपना राजगृह है ये ज्यादा सेफ नहीं है, भविष्य में कभी भी कोई भी इसके ऊपर कब्जा कर सकता है। इसलिए इसने पाटलिपुत्र में एक दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, पाटलिपुत्र में क्या किया है? दुर्ग का निर्माण करवाया है। किसने करवाया है? अजातशत्रु ने। लेकिन राजधानी पाटलिपुत्र को नहीं बनाया है। ठीक है, पाटलिपुत्र को जो राजधानी बनाएगा वो इसका बेटा आएगा उदयन। इसका बेटा कौन बनेगा? अगला तीसरे नंबर पे शासक उदयन। नेक्स्ट शासक कौन सा है? उदयन। ठीक है, उदयन जो था उसका एक ही काम आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि इसने राजधानी जो थी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करी। ठीक है, राजधानी क्या करी है? राजगृह से उठा करके कहां ले गया है? पाटलिपुत्र ले गया है। समझ में आया? तो एक ही बात याद रखनी है, ज्यादा चीजें फालतू की याद नहीं रखनी है। इसके बाद में और भी राजा बनते हैं हर्यक वंश के अंदर, जैसे अनिरुद्ध, मुंड, नागदशक, लेकिन वो राजा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो राजा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में जो अगला राजवंश आता है वो आता है आपका शिशुनाग राजवंश। नेक्स्ट कौन सा है? शिशुनाग राजवंश। शिशुनाग जो राजवंश है इसका संस्थापक किसे माना जाता है? तो संस्थापक खुद शिशुनाग है। कौन है? शिशुनाग है। शिशुनाग के बारे में क्या बातें याद रखनी है? शिशुनाग के बारे में आपको थोड़ी सी बातें याद रखनी है कि पहली बात तो इसने जो अपनी राजधानी थी वो वैशाली को बनाया है। किसको बनाया है? वैशाली को। ठीक है, इसके अलावा इसने अवंती को जीता। किसको जीता है? अवंती को जीता। देखो, एक राजवंश खत्म हो गया है, एक राजवंश खत्म हो गया है, दूसरा राजवंश आ गया, लेकिन महाजनपद जुड़ते चले जा रहे हैं। महाजनपद क्या हो रहे हैं? जुड़ते चले जा रहे हैं। कभी कौन सा राजा दूसरे को जीत करके उसमें सम्मिलित करता जा रहा है। तो ऐसे ही अवंती वर्धन नामक एक शासक हुआ करता था अवंती का, उससे जीत लेता है कौन? शिशुनाग। जब लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी, अजातशत्रु ने वैशाली के ऊपर अटैक किया था, तो वैशाली में बहुत ज्यादा तोड़फोड़ टूटफूट हो जाती है। तो वैशाली को पुनः बसाने का कार्य किसने किया था? शिशुनाग ने किया था। और वैशाली को क्यों बसाया इसने? क्योंकि ये इसकी जन्मभूमि हुआ करती थी। शिशुनाग वैशाली का था। ठीक है, इन हर्यक वंश के राजाओं का सेनापति हुआ करता था, इसलिए इसने वैशाली के साथ में इमोशनल अटैचमेंट होने की वजह से वैशाली को पुनः बसाया और वैशाली में क्या किया है? राजधानी परिवर्तित करके ले गया है। ठीक है, क्या क्लियर है? इसी शिशुनाग के बाद में जो अगला राजा बनता है वो बनता है कालाशोक। ठीक है, कौन बनता है? कालाशोक। कालाशोक के जमाने में आपको पता ही है क्या हुआ था? क्या हुआ था? देखा ही को नहीं? कल दिखाया तो था मैंने। बौद्ध धर्म की संगति एक का एक। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति का आयोजन। ठीक है, इसके अलावा पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया। बस ये दो बातें। ठीक है, सिर्फ दो बातें कालाशोक के लिए याद रखनी, ज्यादा कुछ नहीं है, छोटी छोटी सी बातें हैं। इसके बाद में जो अगला राजा बनता है इनके अंदर वो नंदीवर्धन नामक एक राजा बनता है। नंदीवर्धन का एक नाई हुआ करता था। क्या हुआ करता था? नाई। वो नाई की हो जाती है मृत्यु, तो उसकी मृत्यु होने के बाद में उस नाई की जगह पे उसका बेटा राजा की हजामत बनाने के लिए आया करता था। ठीक है, लेकिन जो नाई का बेटा था वो थोड़ा सा हट्टा कट्टा नौजवान, ठीक है, बढ़िया दिखने में भी अच्छा था, सुंदर था। रानी को पहली नजर में पहला प्यार हो गया। क्या हो गया? प्यार हो गया। प्यार हो गया था तो भैया अब रानी बोल रही है उससे कि यार कुछ भी करके इसको निपटाना। हाँ, तो वो कहता है ठीक है, अपने हाथ की बात है, किसी दिन उस तरह लगा करके उड़ा देंगे। एक दिन उड़ा दिया, मौका मिला तो। उसके बाद में क्या, ये जो इसका देवर और जेठ है
मतलब रानी का जो देवर और जेठ था कि यार ये भी 3-5 कर रहे हैं। नंदीवर्धन के 9 भाई थे। कितने भाई थे? 9। कि यार ये ज्यादा बोलते हैं कि ये ज्यादा लड़ाई वड़ाई हो रही है, इनको निपटा। वो एक एक करके 9 के 9 को निपटा देता है। फिर कहता है यार ये मेरा बेटा भी ज्यादा बोल रहा है, इसको भी निपटा दे। बेटे को भी निपटा दिया। बेटे को निपटाने के बाद में अब सबको निपटा दिया। अब राजा कौन बन गया है? नाई बन गया। अब नाई राजा बन गया तो रानी खुश कि आज तो बल्ले बल्ले। दोनों गए साहब। जो नाई था वो गया रानी के कमरे में, रानी को निपटा दिया है कि भैया तो अपने पति की नहीं हुई, अपने बेटों की नहीं हुई, अपने जेठों की नहीं हुई, तो मेरी क्या होएगी? किसी दिन पता चला किसी और को पसंद करके मेरे को निपटा दे, है? तो इसलिए उसने उनको निपटा दिया। ठीक है, तो अगला वंश है नंद वंश। कौन सा वंश है? नंद वंश। हाँ, इधर देखो, नंद वंश का संस्थापक कौन है? संस्थापक है महापद्म नंद। महापद्म नंद। इधर देखो भैया, महापद्म नंद। ठीक है, महापद्म नंद के बारे में आपको क्या याद रखना है? महापद्म नंद, महापद्म नंद, इसके सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं। इसने जो उपाधियां धारण करी है ना, सिर्फ वो उपाधियां आप लोगों को याद रखनी है। इसने अपने आप को कहा एक राट। क्या कहा? एक राट। एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने की वजह से उपाधि क्या धारण करी? एक राट। इसने अपने आप को कहा सर्व छत्रांतक। सर्व छत्रांतक यानी कि सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला। एक राट, टे 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 टमाटर। एक राट सर्व छत्रांतक क्यों कहा गया? सभी क्षत्रियों का नाश करने की वजह से। ये क्या है? इसको लगता था कि यार ये मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है तो निपटा देता। तो इसने सभी क्षत्रियों को निपटा दिया। एक ये खुद नीची जाति से था, तो इस वजह से भी इसको लगता था कि यार ये ज्यादा ऊंची वाली जाति वाला बन रहा है क्या, इसको निपटाता हूं पहले। तो अब क्षत्रियों से विशेष दुश्मनी थी इसकी अच्छी खासी, तो इसको जिसके ऊपर भी लगता है ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है, निपटा देता शक के आधार पर ही। ठीक है, सर्व छत्रांतक भी कहते हैं, यानी कि सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला। ऐसा काम करने वाला भूतकाल में एक ब्राह्मण व्यक्ति और था। ऐसा काम करने वाला एक ब्राह्मण व्यक्ति और था। कौन है? परशुराम। तो इसने अपने आप को दूसरा परशुराम कहा। इसने अपने आप को क्या कहा? दूसरा परशुराम। ठीक है, इसने अपने आप को क्या कहा? दूसरा परशुराम। बहुत जल्दी गुस्सा हो जाया करता था, इसलिए इसका नाम पड़ा उग्रसेन। क्या नाम पड़ा? उग्रसेन। इसी का एक नाम और था अग्रसेन। अग्रसेन, उग्रसेन, दूसरा परशुराम, सर्व छत्रांतक और एक राट, ये सारे के सारे नाम किसके हैं? महापद्मनंद के हैं। इसने एक बार कलिंग को जीता था। किसको जीता था? कलिंग को। तो ये वाली बात और है, बाकी तो कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, इसके बाद इसमें जो अगला राजा बनता है वो बनता है गणानंद। गणानंद। हाँ, बस ये थोड़ा सा और बता देता हूं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। गणानंद जो है ये अपने बाप की तरह ही था। गणानंद जो था वो भी कैसा था? अपने बाप की तरह ही था, लेकिन ये लोभी बहुत था। कैसी प्रवृत्ति का था? लोभी एवं लालची प्रवृत्ति का था। लोभी व है किसकी तरह? देख बेटा, मास्टरन की तो जाति कंजूस होती है, देख सारे के सारे होते हैं। ठीक है ना? इधर देखो, नहीं मैं अभी बीमार हूं। गणानंद लोभी एवं लालची है। लोभी और लालची हुआ करता था, साथ में क्रूर शासक था। इसको पैसा कलेक्ट करने का बहुत शौक था, यानी कि सोना चांदी इकट्ठा करने का बहुत शौक था। इसलिए इसने जनता के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए थे। जनता को नाजायज परेशान किया करता था, जनता पे टैक्सों की वसूली कठोरता पूर्वक किया करता था। ऐसा कहते हैं कि इसने बहुत सारा खजाना जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र पड़ता है उन क्षेत्रों के कहीं बीच में छिपा दिया था। ठीक है, तो इतना खतरनाक इसको शौक हुआ करता था पैसा इकट्ठा करने का। ठीक है, इसी के जमाने के अंदर सिकंदर का अटैक होता है। किसका अटैक होता है? सिकंदर का अटैक होता है, और इसको पराजित करके अगला राजा बनता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो इसी के जमाने में सिकंदर का आक्रमण भारत पर सिकंदर का आक्रमण होता है। और दूसरी बात क्या है? भारत पे सिकंदर के आक्रमण के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया। एक नाटक आता है मुद्रा राक्षस, इधर देखना। मुद्रा राक्षस का लेखक का नाम है विशाख दत्त। लेखक कौन है?
विशाख दत्त। इधर देखना, यह भारत का पहला जासूसी ग्रंथ है। यह क्या है? भारत का पहला जासूसी ग्रंथ है। ठीक है, भारत का पहला जासूसी ग्रंथ होने के अलावा यह एक नायिका विहीन नाटक है। नायिका विहीन नाटक है। अब आप सोच रहे होंगे सर हम क्या करें, ये है तो ये हमको क्यों बता रहे हो? हम इसको इसलिए बता रहे हैं कि जो घनानंद ने अत्याचार किए थे, घनानंद के अत्याचारों का वर्णन मिलता है। अत्याचारों का वर्णन मिलता है किसके अंदर? इस ये विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस के अंदर। ठीक है, इसके अंदर एक जानकारी और मिलती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कुल का बताया गया है। वृषल कुल एक निम्न कुल होता है, निम्न कुल का बताया गया है। ठीक है, इसका टीकाकार और आता है, एक टीकाकार भी अगर आपको लिखना है, टीकाकार है ढूंढीराज। अब यार इसका टीकाकार ढूंढीराज है, उसको मैं स्पीड से बताऊं चाहे बिना स्पीड से, है तो है। हाँ लिख लो अब आराम से बस। ठीक है, हाँ अब लिखने का काम है। अब ये समझ में नहीं आया तो बता दो, मैं बता देता हूं। घनानंद एक पुस्तक है, नाटक है, जासूसी ग्रंथ है, जो कि भारत का पहला जासूसी ग्रंथ है। इसका रचयिता कौन है? विशाख दत्त है। और विशाख दत्त को ने इसकी रचना करी है। ये भारत का क्या है? पहला जासूसी ग्रंथ है। इसके अंदर कोई हीरोइन नहीं है, तो नायिका विहीन नाटक है। नायिका विहीन का मतलब क्या है? एक्ट्रेस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, दूसरी बात, घनानंद के अत्याचारों का वर्णन मिलता है, इसलिए मैंने इसको यहां पे लिखवाया है। इसके अंदर जिक्र किसका है? घनानंद के अत्याचारों का है। दूसरी बात, चंद्रगुप्त मौर्य को इसमें क्या बताया गया है? वृषल कुल का या निम्न कुल का बताया गया है। बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो भी है।